हम लोग आज इस लेक्चर में जो पॉलन ग्रेन की वॉल होती है उस पर किस तरह की स्कल्पचरिंग होती है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द एक्जीन ऑर्नामेंटेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग्स, स्ट्रक्चर और टेक्सचर एंड स्कल्पचरिंग। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्कल्पचरिंग कैसी होगी, उसका ऑर्नामेंटेशन कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। Structure comprises all internal vacuolae of various forms. Structurally, gene is of three basic types: tectate, semi-tectate, and intectate or atectate. In tectate and semi-tectate exene consist of lexine, columella, and tectum. तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में हम लोग जो इंटरनल वैकुला होता है, जैसे ये वैकुलम बोलते हैं इसको, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ल्यूमिना, जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है, ये वॉल का डिपोजिशन है, यहाँ पे नहीं है, ये इसका ल्यूमिना है, ये वैकुलम है या कोलुमेला कह सकते हैं आप। रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये सारी चीजें मिला करके इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हम लोग एक्जीन को तीन तरह से विभाजित करते हैं, जिसमें टेक्टेट, सेमी टेक्टेट और इनटेक्टेट या अटेक्टेट जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीन कैटेगरी है उसकी। टेक्टेट और सेमी टेक्टेट पे नेक्सीन, कालोमेला और टेक्टम, मतलब कि ये वाला एरिया, यहाँ ये दो जो लेयर दिख रही है, नेक्सीन 1 नेक्सीन 2 की, और ये पूरा का पूरा एरिया, सेक्सीन का पूरा एरिया, इसको हम लोग टेक्टेट और सेमी टेक्टेट में अध्ययन करते हैं। टेक्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है? टेक्टेट स्ट्रक्चर में बेसिकली देयर इज अ कंप्लीट रूफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्कल्पचरिंग अकर्स ऑन दिस टेक्टम। टेक्टम रूफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या छत नुमा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। कॉलुमेला, डिफरेंट डिफरेंट कॉलुमेला होते हैं, रॉड लाइक कॉलुमेला होते हैं, उनका ऊपरी हेड जो है वो फ्यूज कर जाता है और एक कंप्लीट सरफेस बनाता है, और उसी सरफेस पे स्कल्पचरिंग होती है या ऑर्नामेंटेशन होती है, जिसको सजावट कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलन ग्रेन्स में पाई जाती है। जैसा हम लोगों ने मालवेसी फैमिली के पॉलन ग्रेन्स में देखा होगा कि उसके पॉलेंस में स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो स्पाइन्स, ग्रेन्यूल्स और बहुत डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आते हैं, जिसको हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन सेमी टेक्टेट और सबटेक्टेट, द tectum is perforated and perforations enlarge and they form spaces or lumina, and the walls which have raised area known as murie, which makes reticulum. In other words, in the reticulate exene, tactile perforations enlarges to form a raised area that is called as murie. तो म्यूरी क्या होता है? जो रेटिकुलेट एक्जीन होती है, जिसमें कि नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उनके केस में क्या होता है कि परफोरेशंस होते हैं या छेद होते हैं, और ये छिद्र जो है बड़े हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि जो उसकी वॉल्स होती है, जो छिद्र है उसके चारों तरफ की जो वॉल होती है, वो थोड़ा सा एनलार्ज कर जाती है, रेज्ड एरिया बन जाता है, जिसको म्यूरी बोलते हैं, म्यूरी। और उसके कारण रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है या रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बनता है, या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये रेज्ड एरिया जो है वो म्यूरी कहलाता है। जो इंटेक्टेट स्ट्रक्चर होता है, इंटेक्टेट मीन्स दिस टर्म वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब वॉल ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स लाइक columella. Another related terms include intectate used for pollen grains having columella but tectum is lacking.
Etectate is another term applied to pollen grains which lost their tectum during phylogeny. The surface elements present in semitectate and in the intectate, they represent either pollen structure or sculpture. In semitectate, there is incomplete fusion of heads, and in intactate, there is no fusion, uh, but there is a fine layer. तो बेसिकली जो इनटेक्टेट होते हैं उसमें कुछ के केस में जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं, जो बहुत पुराने, जिनका इवोल्यूशन जो है बहुत पहले हुआ होगा, उनमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स या पॉलन ग्रेन्स में उस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें कि कॉलोमेला नहीं पाया जाता, और यदि कॉलोमेला पाया जाता है तो उसमें टेक्टम जो है नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जब इनका विकास हुआ होगा तो धीरे धीरे करके इन्होंने इस जो टेक्टम है उसको धीरे धीरे करके खो दिया होगा। तो जो हम ऑर्नामेंटेशन की बात कर रहे थे, जैसे ये है, यहाँ पे देखिए पहला वाला साइलेट कंडीशन है। दिस इज क्लेवेट B1, दिस इज रेटिकुलेट, ये रेज्ड एरिया है और बीच बीच में ये डिप्रेशंस है या परफोरेशंस है। This is raised area, this is called as mury. Then scabrate, काइनेट, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये काइनेट, बैकुलेट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वेरुकेट, देन रुगुलेट, फैवियोलेट, दिस इज जेमेट, स्ट्रिएट वन, एंड दिस इज फ्रस्टलेट। अब इसको एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि साइलेट क्या होता है। साइलेट मीन्स पॉलन हैविंग स्मूथ एंड इवन सरफेस, इसकी सरफेस एकदम स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा कोई विशेष प्रकार का ऑर्नामेंटेशन नहीं हो, उस पर डिज़ाइन ना हो, पैटर्न ना हो कोई। अगर पिट्स प्रेजेंट है तो उनका जो डायमीटर होता है अगर लेस देन 1 होता है तो इसलिए जो है उतना पता भी नहीं चलता है उसका। देन फैबियोलेट टाइप, सरफेस इज पिटेड एंड डायमीटर ऑफ द ग्रेटर देन 1। पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पिट होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 1 होता है। देन फॉसुलेट, पॉलन हैविंग ग्रूव्ड सरफेस, ग्रूव होती है, थोड़ा सा गहरा पार्ट होता है। स्कैब्रेट, पॉलन हैविंग वेरी फाइन प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस है, उभरा हुआ पार्ट है बट दैट इज वेरी फाइन। वेरुकेट, अ पॉलन हैविंग वॉर्ट लाइक प्रोजेक्शंस, वॉर्ट लाइक मतलब कि जैसे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है पर वो थोड़ा सा बड़ा, जैसे फूल गोभी होती है उस तरह की। देन बैकुलेट, पॉलन हैविंग रॉड लाइक प्रोजेक्शंस, तो रॉड लाइक अगर प्रोजेक्शंस होंगे तो दे आर कॉल्ड एज बैकुलेट। पाइलेट, पॉलन हैविंग रॉड लाइक प्रोजेक्शन विथ सॉलन टिप, यहाँ पे रॉड लाइक प्रोजेक्शंस है, यहाँ पे रॉड लाइक प्रोजेक्शंस है बट देयर इज सॉलन टिप, टिप जो है फुली हुई है। Gemmate, pollen having more or less circular projections in which radial projections are equal to or greater than height of projections, तो circular projections present होते हैं इसकी surface पे। Echinate, pollen having spines longer than or more than 3 micrometer, तो spines present होते हैं, spines जिसमें present होंगे they are called as echinate। वही है यहाँ पे दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में। स्कैब्रेट, दिस फर्स्ट वन, B1 साइलेट, इस तरह से दिखता है अगर इसकी वॉल को देखें हम लोग। देन सी, दिस इज फॉसुलेट, ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देन बैकुलेट, दिस वन, स्ट्रिएट, दिस वन, F
that is irregularate। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो वॉल के पैटर्न है या वॉल पे जो ऑर्नामेंटेशन होता है उसका स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से आप देखेंगे, तो पहले भी दिखाया आपको, वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। सरफेस दिखेगा, सेक्शन काट कर देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो नाउ कम टू अनदर इम्पोर्टेंट structure, that is pollen kit. What is pollen kit? Pollen kit. The term pollen kit was given by Knoll in 1930. In pollen kit, Knoll included oily fatty fluids, viscous pulps of uh, this cypripedium, cypripedium, and also the basin threads of Oenothera. तो पॉलन किट को सबसे पहले नॉल ने डिस्क्राइब किया था, और इन्होंने जो ऑयली या फैटी फ्लूड होता है या जो स्टिकीनेस आता है जो पॉलन ग्रेन्स पे चिपचिपा नेचर आता है जिसके कारण वो चिपक जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके नॉल ने उसको पॉलन किट टर्म यूज किया। पॉलन किट is an oily layer present on the pollen wall which forms thick viscous coating over the pollen grain surface. The stickiness, odor and color of the pollen grains are due to this pollen kit. pollen kit बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि pollen kit के कारण ही जो चिपचिपा मतलब चिपकते हैं, pollen आपस में चिपकते हैं, स्टिकीनेस जो आता है, ऑर्डर जो स्मेल आता है, जो कलर आता है उनका, वो पॉलन किट के कारण ही आता है। तो पॉलन किट बेसिकली जो बनी होती है वो ऑयली लेयर होती है। ऑयली लेयर होती है जो कि पॉलन के सबसे ऊपरी सतह को कोट करती है। पॉलन किट is a hydrophobic mixture of saturated and unsaturated lipids, carotenoids, flavonoids, proteins and carbohydrates. तो हाइड्रोफोबिक मिक्सचर होता है जो कि पानी को रिपेल करता है, पानी इस पे स्टे नहीं करेगा तो जल्दी से डिग्रेड नहीं होता ये। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स, कैरोटीनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये सब मिल करके पॉलन किट का निर्माण करते हैं। और जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है पॉलन किट की, वो इन जो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स में केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसमें लिपिड है, कैरोटीनॉइड है, फ्लेवोनॉइड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो प्रोपोर्शन होता है कि किस रेशियो में वो मिले हुए हैं, वो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। The substances responsible for hiding pollen from animal eye are understandably absent on pollen actively collected by animals. The pollen flavor and smell are specific, species specific. Change in color and consistency have been noticed in some species, jump in cyclamen. This change discourages insects and animals to visit wilted flowers after anthesis. तो जो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एनिमल्स से हाइड कर सके पॉलन ग्रेन को, कि जो उसको नुकसान ना पहुंचा सके, या जिसको देखकर एनिमल उनको पहचानते हैं और वो पॉलिनेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स इसी पॉलन किट से बनते हैं। और जो फ्लेवर आता है, जो स्मेल आता है, वो पॉलन किट उसको स्पेसिफिक बनाता है। और जो कलर आता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस पॉलन किट। और यही एक कारण होता है कि जो पॉलन किट है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है कि जो इंसेक्ट हैं और जो एनिमल्स हैं वो विल्टेड प्लांट पे विजिट ना करें। ये पॉलन वॉल है, दिस इज वॉल, this cellulose plus hemicellulose callose, this is wall, and this is fatty substance present on this wall.
दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिंग। तो दो तरह के पॉलन ग्रेन्स को दो तरह से हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एनीमोफिलस pollen grain, they are small to medium size, they are dry in nature, they have light ornamentation on the surface like ciliate or fine reticulate। तो जो हवा से जो pollen grain जो है वो स्प्रेड होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वो, और दूसरा जो है एंटोमोफिलस या जो जिनको इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो एनीमोफिलस जो पोलन ग्रेन से होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं या मीडियम साइज के होंगे, ड्राई होते हैं, बेसिकली दे आर ड्राई सो दैट दे कैन फ्लो इन एयर, दे हैव लाइट ऑर्नामेंटेशन ऑन सरफेस। जो सरफेस होता है वो बहुत ही लाइटली ऑर्नामेंटेशन होगा, उस पर साइलेट होंगे, मतलब कि जो सरफेस होगी एकदम चिकनी होगी, या बहुत छोटे छोटे जो स्पाइन होंगे वो पाए जाएंगे, या रेटिकुलेट होंगे। एंटोमोफिलस वो थोड़ा सा भारी होते हैं, हेवली ऑर्नामेंटेड होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और स्टिकी सरफेस होती है। सरफेस जो है दैट इज स्टिकी सो दैट दे एडहेयर टू द विजिटिंग इंसेक्ट, जिससे कि वो जो इंसेक्ट विजिट करता है उन फ्लावर्स पे तो उसको वो चिपक जाते हैं। पॉलन किट बनती कैसी है? बेसिकली पॉलन किट जो है वो मोनोकॉट डाइकॉट में दोनों में पाई जाती है, और जो टैपेटम होता है अमीबाइड टाइप और पैराइटल टाइप, उसके द्वारा इसकी सिंथेसिस होती है। तो टैप्टल सेल के जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एलाइयोप्लास्ट या स्पेरोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। टैप्टल सेल्स में रिलीज मैनी सब्सटेंसेस बिफोर डिजेनरेशन। इलाइयोप्लास्ट ग्लोब्यूल्स कोलाइड्स विद देमसेल्व्स एंड विद स्फेरोसोम। तो ये दोनों इलाइयोप्लास्ट और स्फेरोसोम के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और डिजेनरेट करने लगते हैं, और डिजेनरेशन प्रोसेस जो है वो पॉलन किट का निर्माण करता है। Now come to the function of the pollen kit. The pollen kit is known to protect the spore from ultraviolet radiation because pollen kit has ultraviolet radiation absorbing pigments. The first function is that the pollen kit protects pollen grains from the ultraviolet light because they have uh, this ultraviolet radiation absorbing pigments. तो पहला फंक्शन जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। pollen kit is impermeable to water so it protects pollen grain from desiccation। तो ये pollen grain को डेसिकेट नहीं होने देते या वाटर लॉस नहीं होने देते हैं। pollen kit helps in dissemination of pollen by insect due to its sticky nature। तो pollen kit जो जैसा आपको पहले भी बताया कि ये थोड़ा सा चिपचिपी होती है, ये इंसेक्ट से चिपक जाते हैं और इस pollen ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो कंटेन्स सम अट्रैक्टेंट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल। तो इंसेक्ट और एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहे वो कलर हो या स्मेल हो, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट और एनिमल को अपनी तरफ खींचते हैं। टू प्रोटेक्ट pollen protoplast from fungi and bacteria, this is another very important function कि ये जो pollen होता है उसको फंजाई और बैक्टीरिया से बचाते हैं। टू कीप टुगेदर pollen grains during transport, तो जो स्टिकी नेचर होता है वो एक काम ये भी करता है कि सभी pollen grains को आपस में चिपका के रखता है ताकि वो अलग ना हो, गिर ना जाए। टू प्रोटेक्ट pollen फ्रॉम हाइड्रोलिसिस एंड एक्सोसेलर एंजाइम। हाइड्रोलिसिस और एक्सोसेलर जो बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं उनसे इसको pollen ग्रेन को बचाता है।
to render pollen visible to animal eyes. ये भी एक काम है कि ये pollen जिससे दिखे, एनिमल आइज को दिखे, एनिमल्स को दिखे, तो चाहे वो कलर हो या ऑर्डर हो, वो जो है उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एनिमल्स उसको पहचान पाते हैं। टू हाइड पॉलन फ्रॉम एनिमल आइज, ये दूसरा फंक्शन है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एनिमल पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, तो उनको बचाने की जरूरत पड़ती है। तो पॉलन किट का एक काम ये भी होता है कि वो एनिमल की आंखों से ओझल हो जाए या दिखे ना उनको। टू अवॉइड प्रेडेशन ऑफ पॉलन थ्रू स्मेल, दिस इज अनदर फंक्शन, प्रेडेशन को बचाते हैं स्मेल या डिफरेंट दूसरे मेथड से। टू प्रोवाइड अ डाइजेस्टिबल रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे चूंकि विजिट करते हैं, तो उनको रिवार्ड मिले, डाइजेस्टिबल रिवार्ड मिले पॉलिनेटर्स को, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोवाइड करेंगे या कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी जो कि उनको उनके डाइजेशन को हेल्प करते हैं। टू इनेबल पॉलन क्लम्प्स टू रीच द स्टिग्मा, टू अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जो सेम स्पीसीज से ही पॉलिनेशन हो, उसको भी ये फैसिलिटेट करते हैं। टू फैसिलिटेट एडहेशन टू द स्टिग्मा, दिस इज अनदर फंक्शन, एडहेशन या जो स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं जाकर के ये, तो उसको भी ये फैसिलिटेट करते हैं। और टू फैसिलिटेट पॉलन रिहाइड्रेशन, जो स्टिग्मा पहुंचकर जो रिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, जो वाटर लॉस होता है पॉलन ग्रेन पे, उसको स्टिग्मा पे पहुंच के फिर से ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पॉलन किट इस प्रोसेस को सुगम बनाती है। So this was all about this pollen ball and its sculpturing. This is a book written by me. For the detail, you can go through this book.